गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए, आइए। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 ना देखें आप। मैंने 61 ये 62 इसलिए रखा है क्योंकि एग्जाम में पेपर में आता है 61, 62, 63, 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने वही सीधे उठा ली डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कहें 61 कहें, बात है कि क्वेश्चन पे ध्यान दें। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बताइए किस प्रकार के एडजेक्टिव यूज हुए हैं सेंटेंस में। सेंटेंस को पढ़े ध्यान से। A live ass is better than a dead lion। एक जिंदा एस मतलब गधा, एक जिंदा गधा एक मरे हुए शेर से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। हिंदी मीनिंग बहुत बढ़िया है इसका। एडजेक्टिव में बात देखेंगे, पहले हिंदी मीनिंग देखते हैं इसका। देखें, एक जिंदा गधा एक मरे हुए शेर से ज़्यादा अच्छा है, यानी कि हमें जिंदा रहने पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जिंदा रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो बताइए एडजेक्टिव क्या है इसमें। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वर्ड होते हैं क्या, पहले यही देख लेते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। क्वालिफाइंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स। तो बताइए नाउन कौन है और एडजेक्टिव कौन है। नाउन, एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा एडजेक्टिव। यहाँ पर नाउन है एस, एडजेक्टिव हो गया लाइव, और ये डेड हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव, और लाइन हो गया नाउन। और ये किस प्रकार के एडजेक्टिव हैं, ये हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देन द ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। आगे हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है। जो एडजेक्टिव किसी नाउन का गुण, अवस्था या प्रकृति बताया तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एग्जांपल ऑनेस्ट मैन, मैन है नाउन और ऑनेस्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ब्रेव सोल्जर, सोल्जर है नाउन और ब्रेव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डेड लायन, लायन है नाउन और डेड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वेश्चन देख लें। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव सम बुक्स, सम है यहाँ पर इंडेफिनिट एडजेक्टिव। इंडेफिनिट एडजेक्टिव वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। अनिश्चित विशेषण, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, अनिश्चित विशेषण। लिटिल वाटर, ये भी क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा, जिनको हम नापते या तोलते हैं किलोग्राम में और लीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और किलोग्राम, आधा किलोग्राम, 250 ग्राम, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड। गलती किस वर्ड की स्पेलिंग में है, बताइए। डेसिडुअस की स्पेलिंग गलत है, नहीं है, सही है बिल्कुल। एंट्रेंस की स्पेलिंग भी सही है, एम्बिगुअस की स्पेलिंग सही है। तो गलती है किसकी, गवर्नेंस की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर ई की जगह आएगा ए। देन द ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। डेसिडुअस का मतलब होता है पतझड़, पतझड़। एंट्रेंस का मतलब प्रवेश, गिरे सावन। गवर्नेंस का मतलब होता है प्रशासन। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट। ये इनके मीनिंग भी देखते चलो, काम आएंगे। कुछ वर्ड्स लिए मैंने जिनमें कॉमन एरर होते हैं, स्पेलिंग एरर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कक्षा 10 हो, 12 हो, या फिर यूपी डेट हो, सी डेट हो, या फिर एसएससी हो। ध्यान से देखें इनको। गवर्नेंस की स्पेलिंग हमने बता दी है, सही हो। रिसीव में याद रखें, रिसीव को बहुत ही गौर से देखें, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। सी के बाद क्या लगा है यहाँ पर, आई ई। ये नहीं है भाई, ये नहीं आता है। हमेशा सी के बाद आता है ई आई। रिसीव, सी के बाद आएगा ई आई। दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ रिसीव। सेपरेट, ये आता है यहाँ पर, ये राइट स्पेलिंग। इनको दोनों को ध्यान से देखें, इसको ज़्यादा ध्यान से देखें सही वाली स्पेलिंग को, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाए। बिलीव की स्पेलिंग देखें, एल के बाद आई ई आएगा, सी के बाद ई आई आएगा। इसको बिल्कुल स्पष्ट कर लें अभी तुरंत। अकड़, अकड़,
अकर्ड में डबल आर डबल सी, यहाँ पर सिंगल आर, रॉन्ग स्पेलिंग। आगे इनकी स्पेलिंग आप स्वयं देख लें। क्वेश्चन नंबर 63, पिक आउट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड अटेनुएट। अटेनुएट का मतलब होता है पतला करना, कमजोर करना, पतला करना। कौन सा है पतला करना? रिपेंट, मेक थिन, डिवाइड या फोर्स? पतला करना मेक थिन ही होगा। ऑप्शन 2 राइट है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड और कुछ सिनोनियम दिए हैं, इनको ध्यान से देखें जरा। अटेनुएट वीगन, ब्रेव बहादुर, करेजियस बहादुर, हैप्पी खुश, ग्लैड खुश, बिगिन शुरू करना, स्टार्ट शुरू करना। सिमिलर क्वेश्चन हैं कुछ। अबेंडन का देखें, अबेंडन, कैंडिड, डिमिनिश। इनके आपको निकालने सिनोनियम। अबेंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना। अबेंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना या गिव अप। लो मैंने लिख दिया। गिव अप मीन्स क्या होता है? त्यागना। कैंडिड, डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम करना। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना या घटाना। डिक्रीज करना, कम करना, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब भी कम करना ही होता है। और कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी एकदम। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, जो स्पष्ट बोलता हो, साफ साफ, आपके मुंह पर आपकी बुराई करता हो। इसको बोलते हैं फ्रैंक। सी इज वेरी फ्रैंक, ही इज वेरी फ्रैंक। जो कुछ भी बोल देते हैं मुंह पर आपके। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। किस सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज करेक्टली हुआ है? बिल्कुल करेक्ट। सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन बट द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर के साथ हैड तो आएगा, ये तो ठीक है, सब ठीक है, लेकिन बट नहीं आएगा। नो सूनर के साथ एंड नहीं आता है। नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता है। नो सूनर के साथ आता है देन। देन द ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ये कुछ जोड़ दिए हैं मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शन के, इनको ध्यान से देखें। नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा, बिल्कुल भेजे में डालने इसको, अपने अनकॉन्शियस माइंड में घुसा लें। हार्डली के साथ वैन आएगा। हार्डली और स्कार्सली का मतलब एक ही होता है, मुश्किल से। दोनों के साथ वैन आता है। नो सूनर के साथ देन आता है, इधर के साथ और आता है, इधर के साथ नोर आता है, और बोथ के साथ एंड आता है। छाप लें इसको अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस हैं कुछ, बताइए क्या आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। हार्डली हैड आई रीच द होम, मैं मुश्किल से ही घर पहुंचा। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, बरसात शुरू हो गई। नीदर राम, इधर के साथ क्या आता है? नॉर। श्याम के, ना ही राम आया ना ही श्याम आया। इधर यू, इधर के साथ क्या था? और। तुम और योर ब्रदर इज गिल्टी, तुम या तुम्हारा भाई गिल्टी है, दोषी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉट ओनली ही इज, सी कर देते हैं, इंटेलिजेंट, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो क्या? बट ऑल्सो क्या? क्लेवर, वो बुद्धिमानी नहीं, चालाक भी है। नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या आएगा? बट ऑल्सो। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 65, पिक आउट द सूटेबल एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इनका देखना है, ये जुडिशियस वर्ड है, इसका हमें क्या निकालना है? एंटोनियम, विलोम शब्द। एंटोनियम का विलोम, इसका हिंदी में नहीं होता विलोम शब्द। बताइए जुडिशियस का मतलब क्या होता है? जुडिशियस का हिंदी में नहीं होता विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण, दिमाग से काम लेने वाले लोग विवेकपूर्ण ही होते हैं। विवेकपूर्ण काम कीजिए। और इम्प्रूडेंट का मतलब होता है अविवेकपूर्ण, बिना सोचे समझे, बिना विचारे जो करे तो पीछे बचता है, अविवेकपूर्ण। केयरफुल, ध्यान से करना। सिली, मूर्खतापूर्ण करना। सेगेसियस, सेगेसियस का मतलब होता है बहुत बुद्धिमान, दूरदर्शी एकदम। आगे देखें, कुछ वर्ड और एंटोनियम दे रखें। जुडिशियस, इम्प्रूडेंट, ये मैंने बता दिया आपको। विवेकपूर्ण, अविवेकपूर्ण, ब्रेव,
ब्रेव क्या है? बहादुर, कावड़, कायर। ब्रेव क्या होता है? बहादुर। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। वाइज बुद्धिमान, फुलिश मूर्ख प्राणी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स से नीचे, बेनेवोलेंट दयालु, परोपकारी, परोपकारी दूसरों का उपकार करने वाला, दया करने वाला दूसरों पर। मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट दूसरों का बुरा चाहने वाला। तो आपको अगर दूसरों का कोई बुरा चाहने वाला मिल जाए उसको बोलते हैं ना मेलेवोलेंट। जनरस, उदार, उदार मतलब दूसरों पर कृपा करने वाला। माइजरली, स्टिंजी, कंजूस आदमी। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। पैसिमिस्टिक, निराशावादी। आशावादी जो पॉजिटिव सोचता हो, अपने जीवन में हर चीज़ अच्छी, अपने जीवन के भविष्य के प्रति आशावान हो, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति आशावान हो, अपने विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति आशावान हो। पैसिमिस्टिक निराशावादी होता है, ये कुछ नहीं कर पाते हैं जीवन में। ये कुछ वर्ड्स और उनके एंटोनियम की लिस्ट है, इनको पढ़ना ध्यान से और नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट। भाई पुट आउट का मीनिंग क्या होता है? पुट आउट का मीनिंग होता है बुझाना। बुझाना। टू पोस्टपोन, निलंबित करना। टू गो आउट, निलंबित करना, देरी करना। टू गो आउट, बाहर जाना। टू एक्सटिंगाइज, ये बुझाना होता है। टू वेट, इंतजार करना। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं, ईडीएम मीनिंग है। पुट आउट, एक्सटिंगाइज, गिव अप, छोड़ना, त्यागना। क्विट, त्यागना। कॉल ऑफ, कैंसिल करना। लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। ये कुछ हैं पुट के यूज़ हैं जो अधिकतर ईडियम्स में यूज़ होते हैं। पुट आउट, बुझाना। पुट ऑफ, स्थगित करना। पुट अप विथ, टॉलरेट, सहन करना। पुट अप विथ, टॉलरेट, सहन करना। एक ही मीनिंग, ये दोनों एक मीनिंग है, ये दोनों का एक मीनिंग है, इन दोनों का एक मीनिंग है। ठीक है, बुझाना, इन दोनों का ये मीनिंग है। और ये क्या लिखा है? पुट असाइड, अलग रखना। पुट असाइड, अलग रखना। टू सेव, रिजर्व। पुट डाउन, इंसल्ट करना किसी की, दबाना, किसी को अपमानित करना। पुट डाउन, सप्रेस करना किसी को। दिस इज द हाउस। क्वेश्चन नंबर 67, दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। सेंटेंस का टाइप पहचानना है, सेंटेंस कौन सा है? सिंपल है क्या, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है क्या, कॉम्प्लेक्स है क्या, या कंपाउंड सेंटेंस है ओनली? यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इन विच। जहाँ भी विच आ जाए, जिस सेंटेंस में विच आ जाए, मैं आगे बताऊंगा। सिंपल के फिर सिंपल की पहचान बताएंगे, कॉम्प्लेक्स की पहचान बताएंगे, कंपाउंड की पहचान बताएंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, विच आ गया इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्वेश्चन 3 विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ ध्यान से, गौर से। सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? केवल एक ही क्लॉज होता है, एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, वचन के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। जैसे मैं लिखूं आई गो टू स्कूल, और फिर लिखूं सी गोज टू स्कूल। बताइए गो का क्या हुआ? वचन बदला, वर्ब बदल गई। यहाँ गो था, यहाँ गोत हो गया। तो ये कौन सी वर्ब हुई? ये हुई फाइनाइट वर्ब, जो अपना रूप बदल ले। दूसरी वर्ब होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो अपना रूप न बदले। जैसे ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। जीरंड होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जीरंड, इनको बोलते हैं जीरंड। ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पहचान आप समझ गए होंगे सिंपल सेंटेंस की, केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस की पहचान क्या होती है?
दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, एंड, बट, और, सो, यट, फोर आदि आते हैं। इनको याद रख लें। कुछ लोग इसकी ट्रिक बनाते हैं, बी फॉर बट, ओ फॉर और, बाई फॉर यट, ये क्या हो गया बॉय, एस फॉर सो बॉयज, क्या बचा, ये हो गया, ओ हो गया, बाई हो गया, एस हो गया, एफ और ए बचा, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसकी ट्रिक याद रख लें, बॉयज एफ। ये सारे कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं, इनकी पहचान ये है। कंपाउंड सेंटेंस की पहचान ये, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, किन से जुड़े, इन कंजंक्शन से जुड़े, एंड, बट, और, सो, यट, फोर से जुड़े हुए दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, वहाँ पर हो कंपाउंड सेंटेंस। राम वर्कड हार्ड, इंडिपेंडेंट है, राम ने कठिन परिश्रम किया, अपने आप में इंडिपेंडेंट है भाई। ही पास द एग्जाम, उसने परीक्षा पास कर ली, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो जुड़े हुए हैं दोनों एंड से, हो गया कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, एक मेन क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा या सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, ये क्या है, मुख्य उपवाक्य, एक मुख्य उपवाक्य होगा, एक आश्रित, मतलब एक मुख्य उपवाक्य जिसका अपना अर्थ प्रकट करता होगा पूरा पूरा, एक आश्रित होगा जो पहले वाले मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होगा, इसका अपना अर्थ अकेले प्रकट नहीं कर सकता हो। तो इन्हीं दोनों को मिला के जो बनेगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये जुड़ेंगे किससे, जुड़ेंगे दैट से, और भी वर्ड्स होंगे आगे बताएंगे। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मेन क्लॉज क्या हुआ, आई नो, ये क्या हो गया मेन क्लॉज, दैट इज ऑनेस्ट क्या हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़े होते हैं, कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। देखिए दैट, बिकॉज, वैन, इफ, ऑल्दो, हु, विच आदि आए और एक क्लॉज दूसरे पर निर्भर हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। एक मेन क्लॉज होना चाहिए और बीच में ये सारे सारे मतलब इनमें से कोई एक कंजंक्शन होना चाहिए, इनको कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इसके बाद एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, तब इन सबको मिलाकर बनेगा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। स्वाहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, फिल इन द ब्लैंक। द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट, अरे भैया बाज लिखा है यहाँ पर, बाज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है वर्ब की, और जहाँ कहीं भी टू बी वर्ब के साथ, टू बी वर्ब कौन होती है, इज एम आर, बाज वर्ब, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए कहीं भी तो वो सेंटेंस पैसिव सेंटेंस होता है। और पैसिव सेंटेंस में यहाँ पर वाई आता है, वाई कहाँ पर है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 69, ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, बच्चे घर चले गए, क्या करते करते चले गए, खेलते हुए, खेलने के बाद थके और थक कर घर चले गए, बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग, खेल कर थके और थक कर घर चले गए। एक काम के साथ दूसरा काम चल रहा हो तो वहाँ पर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर दूसरा काम पहले काम का परिणाम होना चाहिए, ये क्या परिणाम, ये क्या है काम। जब दूसरा सेंटेंस परिणाम बता रहा हो, पहला सेंटेंस काम बता रहा हो, तो वहाँ पर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, हम आगे देखेंगे। देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है शुरू में सेंटेंस के, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान ऐसे करते हैं कि एक काम दूसरे काम का परिणाम होता है, एक काम और उसके बाद उसका परिणाम, इसमें विशेषता बताता है, विशेषण होता है एक। और इसमें क्या होता है, एक काम के बाद दूसरा काम, एक काम के बाद दूसरा काम आता है। एक काम पूरी तरह समाप्त हो रहा होगा, फिर दूसरा काम शुरू हो रहा होगा। जैसे कि लिखा है बीइंग टायर्ड, थके और सो गए। हैविंग फिनिश्ड द वर्क, काम पूरी तरह समाप्त हो गया, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। ही लेफ्ट, और ये लिखा है बीइंग हंग्री, ही एट फूड, भूखा होने के कारण उसने खाना खा लिया। प्रेजेंट प्रणाम बता रहा है ना, भूखा होंगे तब क्या खाएं, क्या करेंगे, खाना खाएंगे, प्रणाम बता दिया। हैविंग कंप्लीटेड टास्क, जहाँ कहीं भी काम समाप्त हो रहा हो और कोई कहीं जा रहा हो तो वहाँ पर काम पूरी तरह समाप्त करके कोई कहीं जा रहा हो, काम खत्म करके, तो वहाँ होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग लगा। अगला क्वेश्चन 70, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। ज्वाइन कीजिए इनको, दोनों सेंटेंसेस को, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, कॉफ़ी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इट वॉन्ट कीप अस अवेक, की हमें जगाए रखे। देखिए जब भी कभी टी डबल ओ टू आ जाए तो उसके साथ हमेशा टी ओ टू लगता है। जब भी कभी टी डबल ओ टू आ जाए उसके साथ हमेशा टी ओ टू लगता है। कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में ही। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, कॉफ़ी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो हमें जगा कर रख सके। टू के साथ एज नहीं आएगा, टू के साथ सो नहीं आएगा, टू के साथ ये नहीं आएगा, विल नॉट नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, मृत्यु ने अपना हाथ रखा, ठंडा हाथ, आइसी बर्फीला हाथ, ऑन किंग्स, राजाओं पर। तो बताइए डेथ को क्या कर दिया गया। डेथ को, डेथ के हाथ होते हैं ऐसा किसने कहा, किसने देखा डेथ के हाथ होते हैं, इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। डेथ को एक इंसान की तरह दिखा दिया गया, पर्सन की तरह। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगेगा, पर्सोनिफिकेशन। यही हमारा सही उत्तर होगा। इसका हिंदी मीनिंग होता मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार। एपोस्ट्रोफी मेटाफर, मेटाफर होता है रूपक अलंकार, जब किसी वस्तु को सीधा दूसरी वस्तु कह दिया जाए, रूपक अलंकार। जैसे ही इज एन एस, वह तो गधा है, भाई इंसान को गधा कह दिया, मेटाफर हो गया, रूपक अलंकार हो गया, सीधे गधा कह दिया। सिमिल, सिमिल होता है उपमा अलंकार। उपमा में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या प्राणी की तुलना दूसरे प्राणी वस्तु से की जाती है और वहां पर सीधे सीधे ना कहकर बीच में शब्द लाइक या एज लगे होते हैं। जैसे ही इज लाइक एन एस, वह तो गधे की तरह है, या लाइक एन ऑक्स, वह बैल की तरह है। तो यहाँ पर लाइक आ गया या एज आ गया, तो ये बताएंगे सिमिल। फिलहाल यहाँ पर डेथ का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, तो यहाँ होगा मानवीकरण अलंकार, पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। एपोस्ट्रोफी बता दूं, एपोस्ट्रोफी का होता है संबोधन अलंकार, संबोधन अलंकार। जैसे किसी को पुकारा जाए, किसी को पुकारा जाए, ओ डेथ, यहाँ पे मैंने बता दिया आप। अरे लीजिए मेटाफर आ गया। मेटाफर जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना सीधे किसी दूसरे वस्तु से की जाए, सीधे तुलना। टाइम इज मनी, समय ही धन है। ही इज अ लायन, वह तो एक शेर है, सीधे तुलना कर दी गई, मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली, जब तुलना लाइक एज से की जाए, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, वह इतना बहादुर है जितना शेर की तरह बहादुर है। यू आर एज वाइज एज रमन, तुम रमन जैसे बुद्धिमान हो। सिमिल, उपमा अलंकार।
पीछे लिख चुका हूँ मैं हिंदी। एपस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार, जब किसी अनुपस्थित व्यक्ति, मृत व्यक्ति या निर्जीव वस्तु को संबोधित किया जाए। ओ डेथ वेयर इज थाइस्टिन, व्यक्ति को ही पुकार रहे हैं। एपस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार, जब किसी के संबोधन का यहाँ पर शब्द आ जाए तो वहाँ पर एपस्ट्रॉफी होगा। आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन, जब किसी निर्जीव वस्तु, विचार या भावना को मनुष्य को गुण दे दिए जाए। किसी यहाँ पे ध्यान दें, निर्जीव वस्तु को, विचार को या भावना को क्या दे दिया जाए, मनुष्य को गुण दे दिए जाएं। सेंटेंस में डेथ को इंसान की तरह आईसी हैंड रखने वाला बताया गया, जबकि डेथ के पास हाथ किसने देखा है आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। द गाइड सेड दैट, ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं नीचे, हमें इनको सीक्वेंस लगाना है और सीक्वेंस लगा के एक वाक्य बनाना है पूरा। बताइए, देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए, इसके बाद क्या है। द गाइड सेड दैट nowhere in the world a fairer building you will find than the Taj Mahal। ध्यान से देखेंगे इसको तो हमें पता चलेगा हिंदी अर्थ निकालने पर। द गाइड ने कहा कि यू विल फाइंड अ फेयर बिल्डिंग nowhere in the world than the Taj Mahal। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। RQPS, आपको दुनिया में ताजमहल से अच्छी बिल्डिंग नहीं मिलेगी देखने को। क्वेश्चन नंबर 74। A word in hand is worth 2 in a bush। The meaning of the proverb। प्रोवर्ब आ गई, कहावत आ गई, इस कहावत का अर्थ बताना है हमें। आपके हाथ में जो पक्षी है, जो बटेर है, वो झाड़ियों के पीछे छुपी या झाड़ियों में छुपी 2 से ज़्यादा कीमती है। जो हाथ में उसको बचा कर रखें, लालच ना करें, लालच बुरी बला है। देखें जरा, टू कैच 2 words विद योर हैंड्स, नहीं। टू ट्रैप वर्ड्स इन बुशेस, क्या पक्षी फंस गए हैं वहाँ पर झाड़ियों में। इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर्स। ये है इसका अर्थ। ये बहुत ही अच्छा है कि आप उससे सेटिस्फाइड हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं जो आपके पास है। ट्राई ना करें, कोशिश ना करें व्हाट इज़ नॉट योर्स, उसे पाने की, उसे प्राप्त करने की जो आपका नहीं है। बहुत ही बड़ी शिक्षा मिलती है इस प्रोवर्ब से हमें। इसको अपने जीवन में अप्लाई करें लाइफ में और जीवन अपना सुखमय बनाएं। क्वेश्चन नंबर 75। बताइए, सेंटेंस को ध्यान से देखें। आई हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो, सिंस लगाया है। सिंस फॉर कहाँ लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, ये क्या है, डिड नॉट सी, इसमें लगाते नहीं है सिंस फॉर। नोट सा, इसको कोई मतलब नहीं, आई के बाद नोट सा तो आ नहीं सकता, नोट के बाद सा सेकंड फॉर्म कहाँ से आ सकती है। हैड नॉट, ये हैड नॉट और हैव नॉट में कंफ्यूजन है। हैड नॉट में इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट में सिंस फॉर का यूज़ नहीं होता है, इसमें बिफोर या आफ्टर का यूज़ होता है। इसमें 2 घटनाएं पास्ट की होती हैं, जिनमें से एक पहले हुई होती है, उसके बाद दूसरी होती है। जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पास्ट परफेक्ट है, बिफोर और आफ्टर का यूज़ होगा। यहाँ पर आएगा हैव नॉट सीन, हैव नॉट के साथ थर्ड फॉर्म सिंस आएगा। देन द ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। निदा फाजली का ये शेर है। तो इसी के साथ मैंने 15 क्वेश्चन कर दिए हैं। अगली वीडियो में बाकी 15 क्वेश्चन कर लेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।